इवन सो आज हम एक रिपोर्ट देख रहे हैं, देखो गोल कीपर्स रिपोर्ट, कि जिसमें काफी अलार्मिंग डेटा बताया गया है कि लगभग 40 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो स्टंटिंग एंड अराउंड 28 मिलियन चिल्ड्रन है कि जो वेस्टिंग हो सकता है 2024 से लेकर 50 तक। एंड ये सब बताया गया है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा, और जिसमें हंगर इश्यूज हो गए या काफी डिसीज वगैरह होगा, तो ये सब बताया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि गेट्स फाउंडेशन की तरफ से निकाला जाता है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था, द रेस टू नरिश अ वार्मिंग वर्ल्ड, तो इस रिपोर्ट में काफी अलार्मिंग चीजें बताई है, वो सब हम आगे देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने हमेशा देखा है कि इंडिया का भी हंगर रिलेटेड इश्यूज बहुत बड़ा है। लास्ट 5 से 10 साल में अगर पकड़ लो तो इंडिया ऑलमोस्ट बॉटम कंट्रीज में रहा है। 125 में से इस बार भी रिसेंट हमारा रैंकिंग देखोगे तो 111 के आसपास है। इवन नेबरिंग कंट्रीज के भी हम साथ कंपेयर करें तो हमारी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इवन पाकिस्तान भी 102 नंबर पे है, बांग्लादेश 81 नंबर पे है, नेपाल 69 नंबर पे है, श्रीलंका 60 नंबर पे है। लगभग हम श्रीलंका से कंपेयर करें तो इंडिया डबल हंगर इशू से जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी अलार्मिंग डेटाज है, इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो सकता है। तो इनकी क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, वो सब हम देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हम क्या टारगेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इवन इससे भी वर्स्ट कंडीशन जो हम देख रहे हैं कि वो अफ्रीका में है। सेंट्रल अफ्रीका तो सबसे ज्यादा इस चीजों को फेस कर रहा है, एंड वो भी कि क्लाइमेट चेंज इन चीजों को वर्स करते जा रही है। तो ये टॉपिक जो है आज का, तो वो इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा एंड वर्ल्ड के भी पर्सपेक्टिव से हम इसको देखने वाले हैं। ओवरऑल हम एनवायरमेंट को भी इसका कैसे लिंक होगा वो भी यहाँ पे चेक करेंगे। अफ्रीका की बात करें तो देखो सोमालिया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसके बाद एशिया में यमन आता है, छाड़ अफ्रीका में मादागास्कर अगेन। तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज काफी सारे अलार्मिंग स्टेज में है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेज में है। और बेटर कंडीशन में देखा जाए जिनका हंगर इतना इश्यूज नहीं, या स्टंटिंग वेस्टिंग या क्लाइमेट चेंज का उतना इंपैक्ट नहीं है, तो वो है यूरोपियन कंट्रीज हो सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो सकते हैं, कि जहां पे इतना हंगर का इशू भी हमें ज्यादा नहीं दिख पा रहा है, राइट। जो कि काफी अच्छी बात है। बट जो इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो अफ्रीका एंड एशिया में जो पुअर कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें वल्नरेबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा दिखेगी। तो ये सभी इश्यूज को कोर डिस्कस करने से पहले हम जस्ट एक अनाउंसमेंट आपके लिए कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप एग्जामिनेशन होने जा रही है 6 अक्टूबर को, जो कंप्लीटली फ्री है आपके लिए। तो ये टेस्ट में अगर आपके अच्छे रैंक्स आते हैं तो आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, बाकी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। तो संडे को सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, ऐसे 2 टाइम पे टेस्ट होगी, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो टाइम पे जरूर एग्जाम देना। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, एंड लिंक को रजिस्टर करने के लिए यू कैन यूज द कोड सुमित के लिए। तो जरूर ये टेस्ट देना, जहां पे ऑल ओवर इंडिया आपका रैंकिंग भी आपको समझ में आएगा, एंड अगर आपके अच्छे रैंक्स आते हैं तो यू विल गेट द स्कॉलरशिप ऑल्सो। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे फिर से। तो जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारे लिए वेल नोन है, इवन आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो कि बाय दिस रिपोर्ट ये डेटा है, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल इश्यूज इस रिपोर्ट के अंडर ये बताया गया है। तो थोड़ा ऑथेंटिकेशन हमारे आंसर्स को आता है। तो देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो निकाला जाता है वो कौन निकालता है, कि दैट इज इफ्प्री, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ नाम से एक रिपोर्ट आता है। तो मतलब बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालती है। जैसे हमने देखा गोल कीपर्स रिपोर्ट है वो गेट्स फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है, जो बिल गेट्स इनका है। एनीवे बट हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पहले टारगेट करेंगे, कि जहां पे इसके इंडिकेटर्स क्या होता है। मतलब अगर हम इंडिया 111 नंबर पे दिख रहा है आउट ऑफ 125 कंट्री, तो इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज है। अंडर नरिशमेंट एक कैटेगरी, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है। तो देखो अंडर नरिशमेंट नाम में आपको समझ में आ रहा है कि इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक होगा। तो चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड स्टंटिंग हम आगे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो अब हम देख रहे हैं गोल कीपर्स रिपोर्ट है, तो उसमें भी चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग के ही हमने डेटा देखे कि मिलियंस ऑफ द इससे चिल्ड्रंस फेस कर सकते हैं। तो उसको हम आगे देखने वाले हैं। चाइल्ड मॉर्टेलिटी अगर आप देखोगे तो, कि जहां पे बच्चों की डेथ अंडर द एज ऑफ 5, मतलब बच्चे 5 साल के होने से पहले उनको अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो इसी बेसिस पे इसका स्कोरिंग होता है, कि जैसे 0 to 9 या 10 के आसपास होगा तो लो हंगर है, मॉडरेट 10 to 20 के आसपास है, सीरियस होगा तो 20 to अराउंड 34-35 तक है, अलार्मिंग
35 टू 50 तक है, एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग मतलब 50 प्लस अगर स्कोर होता है तो उसको एक्सट्रीमली अलार्मिंग कहेंगे। जिसमें इंडिया जो है वो सीरियस हंगर में आता है, तो अराउंड 20 टू 35 का इंडिया का स्कोर है। जिसमें हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कुछ कंट्रीज में, तो इसका ट्रेंड क्या रहा है कि जैसे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ एशिया जनरली स्कोर द वर्स्ट। जैसे सार्क कंट्रीज हम कह सकते हैं, या सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज है, ये सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो इसी को हमें इरेडिकेट करना है, ग्लोबल हंगर इश्यूज को कम करना है, चाहे इंडिया हो या अफ्रीका में। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है वो सभी हम आगे देखेंगे। बट क्या वर्ल्ड लेवल पे इसका कुछ कमिटमेंट है? तो डेफिनेटली है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ये सभी हम अचीव करना चाहते हैं बाय 2030 एसडीजी गोल्स। उसमें से एक गोल नंबर है 2, जिसमें जीरो हंगर हमने सबने टारगेट किया है, और इंडिया भी इसको डेफिनेटली इस पे काम करना चाहेगा, राइट। उसके बाद देखो, जैसे मैंने बताया कि स्टंटिंग वेस्टिंग क्या होता है, तो 3 फेसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन होता है। जिसमें स्टंटिंग मतलब क्या होता है कि जहां पे 5 साल तक के जो भी बच्चे हो गए, तो उनकी हाइट काफी शॉर्ट होगी एज कंपेयर विद देयर एज, उसको हम कहेंगे स्टंट, है ना। स्टंटिंग मतलब जितनी हाइट उनकी होनी चाहिए उससे काफी कम हाइट दिख रही है, उसको हम कहते हैं स्टंटिंग। एंड दिस इज ड्यू टू द मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद होता है देखो वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब क्या होगा कि जहां पे वही है कि 5 साल के जो बच्चे हो गए, उनका हाइट के अकॉर्डिंगली जितना वेट होना चाहिए था उतना वेट नहीं है। ये कैटेगरी मोस्टली हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वेस्टिंग वाली। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिंग, कि जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली उनका वेट होना चाहिए बट उतना नहीं है। बाकी एक होता है कि ओवर न्यूट्रिशन या ओवर वेट भी एक सिस्टम होता है, बट ठीक है अभी के लिए हम वो नहीं देखेंगे। ये दो चीजें आपको पता रहने दो, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग क्या होता है। तो देखो, इसमें स्टंटिंग का और कुछ मैंने डेटा दिया है, ये आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको सिंपली जाना है सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, विदाउट स्पेस टाइप करना है टेलीग्राम में, यू विल गेट माय चैनल, जहां पे मैं एक्स्ट्रा भी और कुछ इसमें फैक्ट्स है वो जरूर प्रोवाइड करूंगा। और इसमें आप पढ़ सकते हो कि डेटा मतलब क्या है कंप्लीटली, और कुछ एग्जांपल्स है कहाँ पे वह स्कोर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो अभी हमने अलार्मिंग डेटा देखे, मैं फिर से एक बार फ्लैश कर रहा हूं आपके सामने कि दिस गोलकीपर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो 40 मिलियन मतलब लगभग, आप समझ रहे हो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो लगभग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 करोड़ तक का जो पॉपुलेशन है, चिल्ड्रंस है, मतलब वो स्टंट हो सकता है, और 2.8 करोड़ तक के क्या हो सकते हैं, वेस्टिंग के अंडर जा सकता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और वो बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब क्लाइमेट चेंज फैक्टर में कौन से फैक्टर है, हो सके तो इनको जरूर नोट करो। तो पहला फैक्टर हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर का इवेंट्स है। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, एक्सट्रीम साइक्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं। इस वजह से फिर क्या होता है कि जो क्रॉप लॉसेस है, एग्रीकल्चर लॉसेस हमें देखने को मिलता है। फिर रिलायंस ऑन रेनफेड एग्रीकल्चर भी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा डिपेंडेंसी, और इंडिया में आप जानते हो लगभग 80 टू 85% ऑफ जो लैंड एरिया है वो किस पे डिपेंड है, या फार्म्स किस पे डिपेंड है, तो रेनफेड मतलब जब रेनफॉल होगा तभी वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे, बिकॉज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है, लैक ऑफ लेक एंड पॉन्ड, या फिर उतने कनाल्स उस जमीनों के आसपास नहीं है। हो गए तो भी पाइपलाइंस वहां तक करने की उनकी ताकत नहीं है, राइट, उनके पास उतना इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है। इसलिए इतना ज्यादा रेनफेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया। तो फिर अगर मॉनसून इराटिक नेचर शो करता है, बेभरोसे जैसा हो जाता है, तो फिर वहां पे उनका नुकसान हो जाता है, राइट। और इससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ये हमने देखा है, क्योंकि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करके रखा है जमीन को, फिर अब उतना अगेन प्रोडक्टिविटी जो है, जो पहले रही है वो नहीं रही है, क्योंकि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है। फिर जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के भी इंपैक्ट है, फ्लड हो गए या साइक्लोन हो गए, या फिर इवन ड्रॉट सिचुएशन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड भी देखा जा रहा है कि उपजीविका का जो साधन होते हैं तो उस पर भी फिर इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज है ना वहीं पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। राइजिंग फूड प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि जिसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बताऊं, इसको मोर क्लियर करूं कि क्लाइमेट चेंज से आपको पता होगा कि रिसेंटली एक मतलब 2 साल पहले की बात है, कॉप कुछ 27 की मीटिंग वगैरह हुई थी शर्म एल शेख में। वहां पे ये एड्रेस किया गया था कि नामीबिया के मतलब एक ट्राइबल कार्यकर्ता है कि जिन्होंने इना मारिया शिकांगो उन्होंने बताया कि लगभग लास्ट 10 साल से नामीबिया में कुछ रेनफॉल उतना मतलब देखा नहीं गया है।
मतलब 10 साल से अनयूजुअल पैटर्न्स देखे गए, ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशन से वो जा रहा है। इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, देखो यूनाइटेड नेशन के साइट पे, वो ज़रूर आप देख लेना, नामीबिया द क्राइसिस ऑफ ड्रॉट। इतना वर्स्ट हो चुका है कि फिर यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ो, बट पीने के लिए पानी नहीं, सर्वाइवल भी मुश्किल हो चुका है। सेम कंडीशन मादागास्कर में दिख रही है, सेम कंडीशन छाड़ में दिख रही है। छाड़ का भी तो लेक काफी सूखते गया है, हार्डली 5 to 10% बचा है जो ओरिजिनल था। छाड़, नाइजर, नाइजीरिया, ये सभी इससे फेस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद माली में भी आप देखोगे तो आ, ये लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे कि फैग्यूबैन नाम से एक लेक है कि जो कंप्लीटली डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे कई सारे लोकेशन है कि जहां पे क्लाइमेट चेंज का ये अफ्रीका में इम्पैक्ट देखा जा रहा है, इसलिए इनको खाने के लिए भी मतलब प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। हाँ, इसका अलायंस वगैरह यहाँ पे अभी क्रिएट किया कि देखा जाएगा फिर कैसे ये परफॉर्म करता है। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ये ऐसा पहला वर्ल्ड वाइड अलायंस है कि जो स्पेन एंड सेनेगल ने मिलके स्टार्ट किया। सेनेगल जो अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका में आता है, वो भी काफी ज्यादा ड्रॉट से फेस करता है। और स्पेन, इन्होंने मिलके ये ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस बनाया है। अभी तक इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट जरूर होना भी चाहिए इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सॉल्यूशंस वगैरह की बात की जाएगी। तो आईडीआरए जरूर याद रखें। इसी के साथ अगर हम देखा जाए, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है ऐसा अलायंसेस को आगे बढ़ाना, तो देखना यूनाइटेड नेशन का और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली इस बात पे बात मतलब इस बात पे टारगेट करता है, यूएनसीसीडी, यू नो दैट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन, राइट। तो इसमें उन्होंने कुछ, इसी पोर्टल पे अगर आप जाओगे तो उन्होंने भी कुछ अलार्मिंग डेटा शो किए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो रीजन आता है, जिसको हम सिड भी कंट्रीज कह सकते हैं, आप यहां देख सकते हो कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबाउती, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिड कहेंगे, राइट, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहता है। तो ये भी सबसे एक्सट्रीमली सफर कर रहे हैं डॉट के इश्यूज से। अपार्ट फ्रॉम दिस एंटायर अफ्रीका की अगर हम बात करें 1998 टू 2017 अगर देखा जाए, तो उनको लगभग 124 बिलियन का लॉस हुआ है ड्यू टू ड्रॉट इश्यूज। एंड इवन लेटेस्ट आईपीसीसी, द मोस्ट रिनोन एक रिपोर्ट हम देखते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस रिपोर्ट में भी क्या बताया है कि 2030 तक अकेले अफ्रीका में 700 मिलियन, मतलब समझ पा रहे हो, 70 करोड़ लोग, जैसे आधा इंडिया कहीं ना कहीं से माइग्रेट हो रहा है। जस्ट इमेजिन दैट कि क्या पिक्चर होगा वो, कि जहां पे मतलब अफ्रीका का 700 मिलियन, मतलब 70 करोड़ लोग, जहां पानी है वहां माइग्रेट हो गए, तो कितने प्रॉब्लम्स वहां पे फेस हो गए, वहां पे कितना बर्डन आएगा, जो सोर्सेस वाटर के बच चुके हैं, या कितने इश्यूज हो सकते, कितने ज्यादा राइट्स हो सकते, या कितना ज्यादा वायलेंसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं बस पानी के लिए। 70 करोड़, तो ये आईपीसीसी का रिपोर्ट है, मतलब डेफिनेटली रिनोन रिपोर्ट है, 7 साल में एक बार रिपोर्ट आता है, तो इट इज डेफिनेटली ऑथेंटिक रिपोर्ट, राइट। कुछ ना कुछ इस फेसेस में होगा। तो इसलिए हमें इस अलायंस पे डेफिनेटली काम करना चाहिए कि जो ऐसे इश्यूज कम करे, जो डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग नेशन हो या नॉन डेवलप नेशंस में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में कुछ ना कुछ बेटर प्रिपरेशन करे फ्यूचर डॉट्स को लेके, सो दैट ऐसे इश्यूज ना आए। तो ये है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। और भी क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स है, जैसे वाटर स्कार्सिटी हम देख रहे हैं, जो पानी की समस्या देख रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट एंड माइग्रेशन अभी हम देख रहे हैं, इससे हो सकता है आगे चल के पोस्ट डिसीज आउटब्रेक भी हो सकता है, मतलब हंगर तो होगा ही, बट उससे क्या होगा कि आफ्टर हंगर हम देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन, और आपके अंदर अगर फूड अच्छा नहीं गया, न्यूट्रिशन अच्छे नहीं गया, तो कोई भी डिसीज इजीली हो सकता है, और इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, उससे लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने लगेगा। उसके अलावा देखो, इवन क्लाइमेट चेंज की वजह से और एक चीज हो सकती है कि जो हमने देखा लोकस्ट वगैरह इश्यूज है, या फिर जैसे हम देखते हैं कि जितना हीट वेव्स या कोल्ड वेव्स इनकेस अगर बढ़ जाती है, तो फिर या एनीवेज फ्लड के इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो पेस्ट भी बढ़ने लगते हैं ना, कीड़े लगना बढ़ना, या फिर ये मतलब क्रॉप लॉसेस के काफी सारे चांसेस हम देखेंगे। तो एग्रीकल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट होगा अलोंग विथ ह्यूमंस, मतलब अलोंग विद द ह्यूमंस आल्सो, राइट। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी है ना, ये भी सारे इश्यूज बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जिनके पास अफोर्डेबल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा करेंगे, तो इसमें एक सोशल स्ट्राइप क्रिएट होगा। और जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो डेफिनेटली और पॉवर्टी में ढकेले जाएंगे, उनके लिए चीजें अफोर्डेबल नहीं रहेगी। जैसे मैंने बताया, अभी इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, अभी हमने देखा हॉर्न ऑफ अफ्रीका 2022 से 23, है ना, ये एग्जांपल्स आपको बहुत काम में आएंगे, जरूर इनको नोट करके रखो एटलीस्ट एग्जांपल्स को।
कि जैसे क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हुआ है, फ्लड्स, ड्रॉट, स्टॉर्म्स, है ना, ये सारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं सोमालिया, केनिया, इथोपिया, ये काफी ज्यादा लास्ट 2-3 साल में हंगर एंड डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहा है। पाकिस्तान में भी देखो काफी सारे फ्लड्स आए, उसी के बाद 1-2 साल उन्होंने भी बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज वगैरह फेस किया है। इवन उनके काफी सारे क्रॉप वगैरह लॉस हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं काफी मिलियन लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद देखो डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब जिस वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से, हीट वेव्स की वजह से कहो या ड्रॉट की वजह से कहो, कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर कम हो जाता है, मतलब रिजल्टेंट वो हम देखते हैं कि हंगर इश्यूज में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हीट वेव 2022 का एग्जांपल है, इंडिया में जो हीट वेव आए थे जिससे व्हीट का इल्ड स्लैश हो गया, मतलब रिकॉर्ड अगर हम कहें कि लास्ट कुछ सालों में डिक्लाइनिंग रहा है, मतलब व्हीट प्रोडक्शन जो है, गेहूं का उत्पादन है, वो काफी कम हो गया। एंड इसी वजह से हम देखो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट बैन्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फूड सप्लाईज, कि इंडिया में फिर कम अगर हो जाए व्हीट तो फिर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में डिमांड बढ़ेगी तो उतना अगर सप्लाई नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा और कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने एक्सपोर्ट भी बैन करने पड़े। इवन अभी हम एक बफर स्टॉक भी हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, स्ट्रैटेजिक बफर, जो कि वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि है ही हमारा उतना पॉपुलेशन, तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब तो हम कुछ 5-6 साल बाद इंपोर्ट भी कर रहे हैं व्हीट को, इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है हमें, जस्ट इमेजिन दैट। इवन सेंट्रल अफ्रीका में भी देखो इराटिक रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हैव रिड्यूस्ड द कॉफी, मेज एंड बीन हार्वेस्ट, जिससे डेफिनेटली एग्रीकल्चर में भी लॉसेस देखे जा रहे हैं। ठीक है, इवन हमारे इंडिया का देखो स्टॉक का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, 12-13 तक बहुत अच्छा था, 14-15 तक, उसके बाद देखो 12-13 के बाद वो 14-15 के बाद काफी रिड्यूस होते जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हुआ है हमारा, एंड कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। उसके बाद देखो इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड्स, लॉस ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, फीचर्स इनएबिलिटी टू अफोर्ड एंड प्रोड्यूस द फूड, कि जिसमें देख रहे हैं आप वेस्ट अफ्रीका है, साहेल रीजन मोस्टली, जहां पे मॉरिटानिया, माली, नाइजर, मतलब मोस्टली ये सवाना क्लाइमेट का रीजन आता है, विच इज द बिटवीन डेजर्ट एंड ये नीचे का रेन फॉरेस्ट, इसके बीच में एक इकोटोन भी कहते हैं हम इसको एनवायरमेंट के कंसेप्ट में, ग्रासलैंड जैसा ये पार्ट है। तो यहाँ पे भी जो उनके अदर एक्टिविटीज है, जैसे ये छाड़ वगैरह लेके वहां पे फिशरी चलते थे, अब लेक की साइज ही कम हो गई, तो फिर वो एक इशू आ रहा है। इवन कोस्टल कम्युनिटीज के भी इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, कि क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इश्यूज, इवन इस साहेल रीजन में तो रेनफॉल भी रिड्यूस हुआ है, एंड हैव डिवास्टेटेड स्मॉल स्केल फार्मर्स, एंड यहाँ पे भी पुअर्टी बढ़ती जा रही है, और यही रीजन से जो अफ्रीका में हम देख रहे हैं काफी पुअर कंडीशन में है। माली, नाइजर, छाड़, है ना, यही तो हम वॉटर्स में देख रहे हैं, बुर्किना फासो होगा, माली होगा, राइट, दैट्स ऑल। उसके बाद देखो राइजिंग फूड प्राइसेस, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, है ना, एक क्लाइमेट चेंज तो रहेगा ही, बट जैसे क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, उसके बाद ये यूक्रेन के भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जहां पे यूक्रेन इज द, है ना, मेजोरिटी रशिया यूक्रेन, ये बहुत ज्यादा मेजर ग्रोइंग है व्हीट के, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट वहां पे मिलता है, तो बहुत अच्छा उनका प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स को लेके। अब वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए क्या होता है कि अफ्रीका में अगर प्रोडक्शन भी कम होगा तो जहां से इंपोर्ट हो रहा है वहां से वो स्टेबिलिटी बनी रहती है, बट अगर जहां से यूक्रेन एंड रशिया से ही वॉर की वजह से अगर नहीं आ पा रहा है, इसमें आप जरूर बाद में रेफर करना कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये क्या है, जिसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। तो इसी ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज आ गए थे, क्योंकि अफ्रीका में कम पड़ गया था व्हीट, इस वजह से फिर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, राइट। तो ये सारे डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, और इसी का हम देख रहे हैं, और एक इशू है वाटर स्कार्सिटी। तो जितना वाटर स्कार्सिटी होगा, अगर हिमालय का ग्लेशियर हम मेल्ट होते हुए देख रहे हैं, ऑलरेडी आईपीसीसी वगैरह के भी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी हिमालय 20-30% लास्ट 10 साल में ही मेल्ट हो चुका है, और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। तो हिमालय मेल्टिंग से क्या होगा कि फिर गंगा का जो पेरिनियल नेचर है, उसके ट्रिब्यूटरीज है, इंडस का ट्रिब्यूटरीज है, राइट, तो उनका पेरिनियल नेचर जो 12 महीने फ्लो हो रहे हैं, वो, है ना कहीं कम हो जाएगा, और उसी बेसिस को तो हम कह रहे हैं ग्रैनरी ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, इवन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, यही तो हम इसी दम पे है, क्योंकि ये पेरिनियल रिवर्स है, इसलिए तो हम वहां पे 2-3 बार एग्रीकल्चर कर पा रहे साल में, क्योंकि पानी है। अगर वही ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो इनिशियली फ्लड आएगी, उसके अलग से इम्पैक्ट, और बाद में फिर ड्रॉट आना भी शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हिमालय ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एंड विच विल रिजल्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेटर ऑन, है ना, कुछ सालों बाद उस पर भी इम्पैक्ट हो गया। रिड्यूसिंग वाटर फ्लो टू द मिलियंस डिपेंड्स ऑन द ग्लेशियर फेड रिवर्स इन एग्रीकल्चर। इवन सदर्न अफ्रीका में भी सेम हो रहा है, देखो, है ना, मेज एंड अदर स्टेपल क्रॉप्स पे भी सेम इम्पैक्ट होते जा रहा है।
देन इवन इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड माइग्रेशन, है ना? तो वही है कि जैसे रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, देखो उस रिसोर्स के लिए लड़ने, है ना, लड़ना बढ़ जाता है, क्योंकि सेम रिसोर्स पाने के लिए लोग लड़ने लगते हैं। और यही फिर यहाँ यहाँ पे देखा जा रहा है, नाइजर छाड़ नाइजीरिया, यहाँ पे वाटर जितना कम होते जा रहा है, वहां पे उनके कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड इवन माइग्रेशन भी, जहां वाटर अवेलेबल है फिर वहां पे ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो वहां पे भी लोकल्स पे वहां पे कहीं ना कहीं इश्यूज बढ़ते जाएंगे। और इससे क्या होगा, हंगर और बढ़ते जा रहा है। देखो सूडान, साउथ सूडान का भी कुछ एग्जांपल है, which impact have compounded internal conflict also leading to food shortage and famine also। ठीक है, तो ये सारे इशू देख रहे हैं। लेक छाड़ बेसिन है, मतलब छाड़ तो देखो आप कितना कितना बड़ा था पहले, जो नाइजीरिया छाड़ एंड कैमरून को सप्लाई, मतलब वाटर काफी अच्छा प्रोवाइड कर रहा था, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज का हो, एक्सेस यूज का हो, है ना, आज उसका बहुत ही कम परसेंटेज बचा है। एंड ये ऑब्वियसली इश्यूज बढ़ाएगा। देन पेस्ट एंड डिसीज आउटब्रेक, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट अफ्रीका में जैसे 2020 में देखो लोकस स्वैम हुआ था, वही कोविड के टाइम देख आपने सुना होगा कि, है ना, काफी सारे लोकस स्वैम्स आए, मतलब वही कि जो लोकस्ट कीड़े होते हैं, है ना, तो वो पूरे क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। इवन ये राजस्थान तक भी पहुंचे थे, उसका पूरा स्वैम, लोकस स्वैम जिसको हम कहते हैं, तो वो कीड़े पूरे जैसे खेतों में से जाते हैं, तो वो पूरा क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। तो ये देखा गया था क्योंकि थोड़ा वार्मिंग बढ़ा था, और जितना वार्मिंग बढ़ेगा उतना ये लोकस स्वैम्स थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगे। तो एनीथिंग हम समझ में आ रहा है कि ये सब क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। वार्मर द क्लाइमेट हैव इंक्रीज द पेस्ट प्रेशर्स ऑन राइस एंड व्हीट क्रॉप्स। उसके बाद देखो, इसी से फिर वही मैं बता रहा हूँ कि इससे भी फिर से हम हंगर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्रॉप्स कम हो जाएंगे। इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी भी देख रहे हैं हम, है ना, ये सारे इश्यूज बांग्लादेश एंड मादागास्कर में तो देख रहे हैं हम। यूएन कॉल्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट फार्माइन, जो कि मादागास्कर में ऑनगोइंग है। ये जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मादागास्कर ऑनगोइंग ड्रॉट्स में वर्सन बाय द क्लाइमेट चेंज हैव लेड टू द व्हाट यूएन कॉल्स इट द वर्ल्ड्स क्लाइमेट फार्माइन, एंड विच इज इन मादागास्कर। एंड वहां पे भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं। सेम देखो कॉज ऑफ इंडियन हंगर इश्यूज भी हम वही देख रहे हैं, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी आएगी, है ना, चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन होगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी, एग्रीकल्चर चैलेंजेस आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारे इश्यूज जरूर हम इंडिया में भी देख रहे हैं, इसलिए हमें जितना भी हमने देखा है वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं लागू होने वाला है। तो इसको रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, तो देखो सबसे पहले तो एक हम फूड सप्लाई की, फूड इंश्योरिटी के लिए तो इंडिया ने एक्ट ही बना के रखा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, कि जो सब्सिडाइज फूड, मतलब एकदम मिनिमम प्राइस पे, है ना, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, ऐसे कुछ प्राइस पे हम व्हीट, राइस एंड पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट फूड सिक्योरिटी बने रहे। 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ दिए जाते हैं सब्सिडाइज प्राइस पे, जो कि लो इनकम हाउस होल्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बच्चों को मेल न्यूट्रिशन में नहीं जाना चाहिए, स्टंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स है। ये अगर न्यूट्रिशन अच्छा इनको मिलेगा तो इनके अच्छे माइंड डेवलप होंगे, और अच्छे माइंड ही हमारे कंट्री को आगे लेके जाएंगे। अगर यही हेल्दी माइंड नहीं रहेंगे, हेल्दी फिजिक्स नहीं रहेगा, इनका फिजिकल नहीं रहेगा, तो फिर ये कैसे आगे परफॉर्म कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई इनका इंप्रूव करना है न्यूट्रिशन। इसलिए हमने मिड डे मील स्कीम शुरू किया था, जहां पे क्लास 1 to 8 के बच्चों को हम क्या कहते हैं करते हैं कि फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम एश्योर करते हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए 100 ग्राम्स का फूड ग्रेन, एंड फॉर अपर प्राइमरी 150 ग्राम का फूड ग्रेन, पल्सेस 20 ग्राम एंड 30 ग्राम प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। नेक्स्ट है 50 ग्राम के वेजिटेबल्स फॉर प्राइमरी क्लासेस, एंड फॉर अपर प्राइमरी हम देख रहे हैं 75 ग्राम्स का, एंड ऑयल एंड फैट 5 ग्राम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। तो बाद में प्रोटीन भी ऐड किया गया था, कुछ 12 ग्राम का प्रोटीन वगैरह भी हमने ऐड किया था, बिकॉज प्रोटीन इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स देखो आप। तो आईसीडीएस भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया में टू कॉम्बैट द मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, कि जहां पे उनको हम जो चिल्ड्रंस हो गए 0 to 6 ईयर, या प्रेग्नेंट वुमेन्स होगी लैक्टेटिंग, मतलब जो, है ना, जहाँ पे मतलब वुमेन्स होगी, तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक, जब हम कहते हैं 6 साल तक बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तब उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये आईसीडीएस स्कीम आपको दिखेगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हम आईसीडीएस स्कीम के थ्रू दे रहे हैं, तो जरूर ये भी स्कीम नोट करें। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी आती है, कि मोस्टली देखो प्रोवाइड एडिशनल फ्री फूड ग्रेन ड्यूरिंग द कोविड 19, मतलब ये भी हमने करके रखा था। बट वैसे देखा जाए तो ये 5
किलोग्राम ऑफ फ्री फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा एडिशनल टू रेगुलर, मतलब जो एनएफएसए है उससे ऐड, मतलब देखो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने देखा उसमें भी 5 केजी दिखा है, बट उसमें से भी एडिशनल हम 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले कि जो ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है कोविड रिलेटेड, राइट, उनके लिए। तो ये जरूर ये भी स्कीम देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, ये बाद में मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पोषण अभियान है, वन नेशन वन रेशन कार्ड है, अन्नपूर्णा स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण पैकेज है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। ये जरूर आप डिटेल में बाद में पढ़ लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इंपॉर्टेंट, सभी चाहे वर्ल्ड हो या इंडिया हो, हम सबको किस लेवल पे टारगेट करना है कि एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, दैट इज जीरो हंगर। एंड मोस्टली चिल्ड्रन को सबसे प्रायोरिटाइज हमें यहाँ पे करना है ना। तो ये है जीरो हंगर, जिसको हमें ये अगर अचीव करना है तो हमें एग्रीकल्चर पे टारगेट करना होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा होना है तो हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने की क्षमता बढ़ानी होगी, या क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना होगा। जब तक क्लाइमेट चेंज रिवर्स नहीं होता है तब तक हम रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से जीएम क्रॉप क्रिएट कर सकते हैं कि जो ऐसे हिट वेव्स को भी टॉलरेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखें। तो कई सारी चीजें हैं इसमें। तो बस एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको सस्टेन रखना, तभी जाके हम हंगर इश्यूज से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था अभी तक का कवरेज। बाकी नोट्स में मैं और ऐड कर दूंगा कि जिसमें और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इश्यूज है, इस रिपोर्ट के और डिटेल्स क्या है, ये सभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स में। वहां से जाके आप फाइल सेक्शन से डाउनलोड कर देना। आने वाले 2 दिन में इसको जरूर मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव। एंड अनअकैडमी ऐप पे भी मुझे फॉलो करके रखना, जहां पे आपको फ्री क्लासेस मिलेगी। और अभी हमने जस्ट रिसेंटली सीरीज स्टार्ट किया है, वो है इंडियन ज्योग्राफी इन डिटेल। स्टेट वाइज इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग भी होगा, जिसमें सोशल एवरी एंगल से हम वो स्टेट को पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल सेशन होगा, आप जरूर मेरे प्रोफाइल पे जाके यहाँ से एक्सेस कर लेना उस लेक्चर को, जहाँ पे एकदम से अच्छा सा इंटरफेस वगैरह होता है। इवन आप लेक्चर होने के यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो गए तो। और उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये भी क्लास की जो पीडीएफ चाहिए वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर लेक्चर। इसके अलावा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे द्वारा कंडक्ट होता है, वो भी बैच ऑलरेडी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव। एंड फॉर सब्सक्रिप्शन राइट नाउ अराउंड 30,000 तक सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस है। एंड फॉर दैट यू कैन यूज द सेम कोड सुमित के लाइव, एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड करके रखा है। अभी एक पाथवे बैच शुरू हुआ है जस्ट 2 से 3 दिन पहले, उसको जरूर आप ज्वाइन करें। एंड इस बैच में कंप्लीट कवरेज आपका किया जाएगा। ओके, सो मिलता है फिर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।